हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने SN1 रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखी थी कि SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, कौन कौन से सबस्ट्रेट्स में SN1 रिएक्शन होती है। इस वीडियो में हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पे हमने देखा था कि अगर न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी। पहले स्टेप में जो हमारा CX बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, उस कार्बोकेटाइन पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो आके अटैक करेगा और फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाए, ठीक है, तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक करेगा। मतलब पहले कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं होगी, मतलब अब इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होगा, 2 स्टेप प्रोसेस नहीं होगा। अब जो रिएक्शन होगी वो सिंगल स्टेप में होगी। ऐसी रिएक्शंस जो होती है उनको हम SN2 रिएक्शन बोलते हैं। अब होता क्या है, एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कोई हलाइड है हमारे पास RX, सपोज CH3X है। इस CH3X पे OH माइनस न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और ये फॉर्म कर रहा है क्या, CH3OH। ठीक है, तो होता क्या है इन रिएक्शंस में वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा सबस्ट्रेट क्या है, ये अल्काइल हलाइड CH3X। ठीक है, अब यहाँ पे sp3 है, टेट्राहेड्रल है, तो किस तरीके की इसकी ज्योमेट्री होगी, ये H और X ये दोनों सेम प्लेन में होंगे, और बाकी 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन होगा और एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन होगा। तो जो अबव द प्लेन है उसको तो हम वेज से डिनोट करते हैं, और जो बिलो द प्लेन है उसको हम डैश से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है ऐसे कंपाउंड्स के अंदर, देखो यहाँ पे ये CX बॉन्ड है, अगर इस CX बॉन्ड की पोलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो बॉन्ड क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा पोलर हो गया। ठीक है, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल जो है, जैसे कि OH माइनस यहाँ पे हम ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या हो, बहुत स्ट्रांग हो, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, डायरेक्ट इस CX बॉन्ड के बैक साइड से अटैक करता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ये OH माइनस इस CX बॉन्ड के बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही वो अटैक करेगा तो CX बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा, CX बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, और जो ये नया COH बॉन्ड है ये बनना शुरू हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकिंग है और जो बॉन्ड मेकिंग है दोनों ही साइमल्टेनियस प्रोसेस है, दोनों ही एक साथ हो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एक CX बॉन्ड टूट गया और कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल स्टेप प्रोसेस हो रहा है। जैसे जैसे ये CX बॉन्ड टूट रहा है वैसे वैसे ही इस COH बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारा यहाँ पे क्या बनेगी, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। इंटरमीडिएट में क्या होता है, बॉन्ड पूरी तरीके से टूट चुका होता है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं वो आपस में पार्शियली बॉन्डेड होते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्यों, क्योंकि अभी ना तो ये बॉन्ड पूरी तरीके से टूटा है, ना ये बॉन्ड पूरी तरीके से जुड़ा है। क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, यानी कि ये CX बॉन्ड वीक हो रहा है और ये CH बॉन्ड जो है ये बन रहा है इस तरीके से। और ये जो 3 है ये तीनों कहाँ चले जाएंगे, ये तीनों सेम प्लेन में चले जाएंगे। जो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन्स है वो कहाँ होंगे, सेम प्लेन में होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इस टाइम पे इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इस टाइम पे जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन सेम प्लेन में होंगे, यहाँ से ये CX बॉन्ड टूट रहा है और COH बॉन्ड जुड़ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी तो 5 हो जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ऐसी जो शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती है जिसमें सारे एटम्स आपस में पार्शियली बॉन्डेड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, पहले जब OH माइनस ने अटैक किया तो CX बॉन्ड टूटना शुरू हो गया और COH बॉन्ड बनना शुरू हो गया। तो फाइनली क्या होगा, ये CX बॉन्ड टूट जाएगा और COH बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन का मतलब है कि जब ये तीनों प्लेन में आ गए और जब ये, क्योंकि ये OH माइनस पीछे से अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये OH माइनस पीछे से अटैक करेगा, तो जो अबव द प्लेन होता है वो बिलो द प्लेन चला जाता है, और जो बिलो द प्लेन वाला एटम होता है वो अबव द प्लेन चला जाता है। इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। मतलब कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, जो अबव द प्लेन होगा वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा, और जो बिलो द प्लेन होगा वो अबव द प्लेन चला जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्डेन इन्वर्जन बोलते हैं। तो
जो ऐसी रिएक्शंस होती है जो सिंगल स्टेप में होती है, ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है कि जैसे जैसे CX बॉन्ड जैसे जैसे OH माइनस अटैक करेगा, CX बॉन्ड टूटता जाएगा, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और जब फाइनल प्रोडक्ट था वो इन्वर्टेड स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ बनेगा। मतलब अगर हमने पहले प्लस एनांटियोमर लिया होगा तो अब हमें माइनस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वर्ट हो रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग SN2 रिएक्शंस बोलते हैं। अब SN2 क्यों बोलते हैं, देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, अब हमारे पास ये एक ही स्टेप है, ठीक है, तो यही क्या होगा, हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो मतलब कि जो हम रेट डिफाइन करेंगे वो इन दोनों की ही टर्म्स में डिफाइन करेंगे, क्योंकि दोनों ही रिएक्टेंट है, एक ही स्टेप है हमारे पास। यानी कि जो हम रेट लिखेंगे तो रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल भी होगा, और ये सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल भी होगा। यानी कि यहाँ पे जो रेट होगा वो किसके इक्वल होगा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये तो था इसका मैकेनिज्म। अब देखो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लीविंग ग्रुप की, तो लीविंग ग्रुप तो को क्या करना है, लीव करना है उसको CX, मतलब अगर X लीविंग ग्रुप है तो उसको क्या करना है, CX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके भाग जाना है। यानी कि जैसे SN1 में था वो वीक बेस होना चाहिए था, वैसे ही यहाँ पे भी जो लीविंग ग्रुप होगा वो कैसा होना चाहिए, वो एक वीक बेस होना चाहिए, ठीक है। तो लीविंग ग्रुप की बात हो गई। अब हम बात करते हैं रेट की, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, मतलब कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो ना तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट होगा, कोई रीअरेंजमेंट तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम बात करें तो रेट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे, एक इस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे। वहां पे क्या था, जो न्यूक्लियोफाइल था वो RDS में इन्वॉल्व नहीं था, तो यानी कि वहां पे जो रेट था कोई मैटर नहीं करता कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कम है, कैसी है, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगी, अगर वो बढ़ जाएगी तो रेट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। वहां पे जो SN1 में जो रेट था वो न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट था, लेकिन यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो रेट बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो वो भी बढ़ जाएगा। तीसरा, अगर लीविंग ग्रुप अच्छा है, मतलब कि अगर हम बात करें जैसे एक लीविंग ग्रुप, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें ROC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और एक और हमारा कंपाउंड है RC डबल बॉन्ड O CH3, तो किस केस में SN2 रिएक्शन का रेट फास्टर होगा, जिस केस में लीविंग ग्रुप अच्छा होगा उस केस में फास्ट होगा। अब यहाँ पे ये लीविंग ग्रुप क्या होगा, O माइनस CO CH3, और यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या होगा, O माइनस CO CF3। अब CF3, अब ये जो नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, क्योंकि लीविंग ग्रुप कब अच्छा होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाए, तो वो जो नेगेटिव चार्ज है अगर वो स्टेबल हो रहा है तो वो लीविंग ग्रुप अच्छा होगा। यानी कि अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे CH3 है, ऑल्दो ये डिस्पर्स हो रहा है रेजोनेंस के थ्रू, ये भी डिस्पर्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे CF3 है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन पे पड़े हुए नेगेटिव चार्ज को बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर लेगा -I इफेक्ट के थ्रू। यानी कि ये जो लिविंग ग्रुप है ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है। तो जब भी बेटर लिविंग ग्रुप होगा, अगर हमें दोनों में से कंपेयर करना है, तो SN2 का जो रेट होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये बात हुई लिविंग ग्रुप की। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, जैसे अगर हमें क्या करना है, CH3Cl प्लस OH माइनस प्लस दूसरा हमारा न्यूक्लियोफाइल है SH माइनस, हमें बताना है दोनों में से SN2 का रेट किसका ज्यादा होगा। अब ये जो SH माइनस है ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो क्या होता है, साइज बढ़ जाता है, तो साइज बढ़ जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं, वो न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल होंगे डोनेट करने के लिए तो वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा। यानी कि SH माइनस जो है वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू OH माइनस, इसीलिए जो SN2 का रेट होगा वो SH माइनस के लिए क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू OH माइनस। तो हमने लिविंग ग्रुप के बारे में बात कर ली, हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात कर ली, हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, वो अटैक कर रहा है इस अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है। तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, देखो अब सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे NaOH डाल रहे हैं, ठीक है,
Na+ और OH-। तो हमें क्या चाहिए, हमें फ्री OH- चाहिए और हमें Na+ नहीं चाहिए। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सॉल्वेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे जो इस Na+ को तो स्टेबलाइज कर ले लेकिन OH- को फ्री कर दे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, फ्री OH- चाहिए ताकि वो जल्दी से जाके इस पे अटैक कर सके। तो ऐसे सॉल्वेंट जो कैटायन को तो स्टेबलाइज कर देते हैं लेकिन इस न्यूक्लियोफाइल OH- को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। ऐसे सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। क्यों, उसके बारे में भी हम लोग अभी बात करते हैं। देखो, अब पोलर क्यों होना चाहिए, क्योंकि CX बॉन्ड को तोड़ना है, जितना ज्यादा पोलर होगा तो CX बॉन्ड उतनी जल्दी टूटेगा। ठीक है, अप्रोटिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर वो प्रोटिक होता तो H+, अगर उसके पास H+ होता तो वो क्या करता, न्यूक्लियोफाइल को स्टेबलाइज कर लेता हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू। जैसे कि वहां पे क्या करना था, हमें जो लिविंग ग्रुप था उसको स्टेबलाइज करना था। ठीक है, क्योंकि पहले स्टेप में लिविंग ग्रुप ही निकल रहा था वहां पे, उस लिविंग ग्रुप को हमें स्टेबलाइज करना था, इसलिए हमें प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक। अप्रोटिक क्यों होगा ये भी समझ में आ गया। अब एग्जांपल देखते हैं पोलर अप्रोटिक का। जैसे हम बात करते हैं DMSO यानी कि डाइमिथाइल सल्फोक्साइड की, जो कि क्या है, CH3S डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अगर DMSO यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है, आयन डाइपोल। यहाँ पे क्या है, अगर आयन होगा Na+, तो ये जो डाइपोल है ये क्या करेगा, इस Na+ को स्टेबलाइज कर देगा आयन डाइपोल इंटरैक्शन के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस डाइपोल की वजह से ये जो कैटायन है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। अब कैटायन तो हमें फ्री नहीं चाहिए, हम चाहते ही है कि कैटायन क्या रहे, उस हमारे न्यूक्लियोफाइल से अलग रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कैटायन स्टेबलाइज हो गया इस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से, और यहाँ पे इस सल्फर पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये CH3 क्या करता है, ये इस सल्फर पे पड़े हुए पॉजिटिव चार्ज को शील्ड कर लेता है, और इस वजह से ये जो सल्फर पे पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज है ये अब Cl- को क्या स्टेबलाइज नहीं कर सकता। मतलब जो OH- था उसको स्टेबलाइज नहीं कर सकता, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे। यानी कि जो हमें फ्री चाहिए था OH- वो अब फ्री है, लेकिन जो हमें Na+ नहीं चाहिए था, जो हमें चाहते थे कि ये स्टेबलाइज हो जाए, वो स्टेबलाइज हो गया। यानी कि सॉल्वेंट हमें कैसा चाहिए, पोलर अप्रोटिक चाहिए। क्यों, ताकि जो हमारा कैटायन है जो हमें नहीं चाहिए, ताकि वो सॉल्वेंट क्या करे, इसको सॉल्वेट कर दे, उसको स्टेबलाइज कर दे। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है जिसको अटैक करना है वो कैसा होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। तो ऐसे जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं DMSO, ऐसे सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये कैटायंस को तो स्टेबलाइज कर देते हैं लेकिन न्यूक्लियोफाइल को फ्री कर देते हैं। तो मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होना चाहिए। ठीक है, तो हमने SN2 रिएक्शंस के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। तो ये सब था SN2 रिएक्शंस के बारे में। अब रेट की अगर हम बात करें तो रेट यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे OH- को बैक साइड से अटैक करना है। ठीक है, OH- को बैक साइड से अटैक करना है। तो जितनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, जितनी ज्यादा यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, OH- उतना उसके लिए अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी ये तो अटैक ही नहीं कर पाएगा, और अटैक ही नहीं कर पाएगा तो फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होगी। यानी कि जो SN2 का रेट होता है, अब क्योंकि यहाँ पे 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट भी बन रही है और कार्बन के अराउंड इन 5 ग्रुप को लगा होना मुश्किल हो जाएगा अगर भीड़ भाड़ होगी, तो अगर स्टीरिक हिंड्रेंस होगी तो। यानी कि SN2 का जो रेट होता है वो कैसे पता लगेगा कि कब ज्यादा होगा, जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना ही SN2 का रेट ज्यादा होगा। यानी कि SN2 का रेट अगर हम कंपेयर करेंगे तो रेट सबसे ज्यादा किस में होगा, CH3X में, देन होगा प्राइमरी हैलाइड में, देन सेकेंडरी में, देन टर्शरी में। ठीक है, SN1 में क्या था, SN1 में रेट उल्टा था। क्यों, क्योंकि टर्शरी वहां पे हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देख रहे थे, जितना कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही रेट ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, स्टीरिक हिंड्रेंस देखनी है। ठीक है, जितनी स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी उतना ही रेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम SN2 के अगर क्वेश्चंस आ जाए, अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट दी हो तो जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा। जैसे हमने SN1 में क्वेश्चंस करते, जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना रेट ज्यादा होगा। ठीक है, और एक और तरह के कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स SN2 रिएक्शंस बिल्कुल भी नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं तो अब SN1 भी नहीं दे रहे थे ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे हमारा ग्रुप लगा है Cl,
तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन थी वो पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि कार्बोकैटायन बनने के लिए बॉन्ड एंगल हमें 120 डिग्री चाहिए और ऐसे स्ट्रेन सिस्टम में तो 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पॉसिबल ही नहीं होता। अब ये SN1 भी नहीं देते, क्योंकि देखो ना तो यहाँ पे पीछे से OH- को अटैक करने की जगह है, मतलब OH- तो पीछे से अटैक ही नहीं कर पाएगा, अटैक ही नहीं कर पाएगा तो रिएक्शन कैसे होगी। और दूसरा, रिएक्शन में क्या होती है, इन्वर्जन होती है। ऐसे कंपाउंड्स में कोई भी इन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। इन्वर्जन कैसे ही पॉसिबल होगी, क्योंकि ये तो रिंग बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेन्ड है, मतलब इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो फिर SN2 रिएक्शन केसेस में नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में SN2 रिएक्शंस नहीं होती। तो मतलब कि प्राइमरी अगर होगा तो वहां पे SN2 डोमिनेंट होगी, और अगर टर्शरी होगा तो वहां पे SN1 डोमिनेंट होगी। तो सेकेंडरी के केसेस में क्या होगा, वहां पे SN1 होगी या फिर SN2 होगी, ठीक है। तो उस केसेस में हमें न्यूक्लियोफाइल को देखना पड़ता है कि वहां पे SN1 होगी प्रीडोमिनेंट या फिर SN2 होगी। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से हम लोग SN1 और SN2 को पहचानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ ऐसे सजेशंस आप देना चाहते हैं केमिस्ट्री के लिए कि अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप चाहते हैं, तो प्लीज उन सब चीजों को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। हम लोग यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए है। हमारे डाउटनेट चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।